आप सभी को नमस्कार। मैं अभिषेक त्रिपाठी। आज हम सभी जिस विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, वह है उर्दू मुक्त एवं संस्कृत निष्ठ हिंदी की आवश्यकता। वर्तमान जी। यह मास हिंदी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 14 सितंबर जो विगत 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, और यह दो एक पूरे पक्ष जो है यह हिंदी का तो अभी चल रहा है 21 तक ये पक्ष चलेगा, जिसमें हम हिंदी से संबंधित विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं विभिन्न विद्यालयों में, सरकारी प्रतिष्ठानों में और विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए संगोष्ठियों इत्यादि के माध्यम से चर्चाएं की जा रही हैं, की जाती रही हैं। उसी क्रम में आज हम अपने समूह IITB फॉर भारत में इस चर्चा को लेकर आए हैं। और विषय, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, कि उर्दू मुक्त एवं संस्कृत निष्ठ हिंदी की आवश्यकता। तो यहाँ पर मैं अपने सहयोगियों का परिचय कराना चाहूँगा। मैं स्वयं अभिषेक त्रिपाठी, इस चर्चा का संचालक और सहयोगी वक्ता। मेरे साथ मुख्य वक्ता के रूप में हैं श्री संजीव तिवारी जी। साथ में हैं हमारे मित्र, इस IITB फॉर भारत समूह के सदस्य श्री जी। आप भी इस चर्चा में एक वक्ता के रूप में उपस्थित हैं। तो हम विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से हिंदी की आवश्यकता, उसके मूल और उसमें किस प्रकार का परिष्करण आवश्यक है, किस रूप में हिंदी को स्वीकृत किया जाना चाहिए, और वर्तमान समय में हिंदी किस प्रकार से विक्षोभ के झंझावातों के साथ आगे बढ़ रही है, उन पर चर्चा करते हुए अपने विषय को पुष्ट करेंगे। तो मेरा पहला प्रश्न है कि हिंदी का प्रारंभ क्यों हुआ? क्या कारण थे हिंदी का प्रारंभ करने के? विभिन्न प्रकार की भाषाएं उस समय भी व्याप्त थी, तो ऐसी क्या आवश्यकता थी जिसने हमें बाध्य किया कि हिंदी के रूप में एक नवीन भाषा का प्रादुर्भाव किया जाए? तो मैं इसका उत्तर श्री संजीव तिवारी जी आपसे चाहूंगा। अब इस विषय में मुझे लगता है कि मेरे से अधिक ज्ञान आपको है, लेकिन फिर भी जहां तक जो मुझे समझ में आता है, मैं अपनी समझ के आधार पर, ये कोई ब्रह्मांडीय सत्य नहीं है, मैं अपनी समझ के आधार पर ही कहूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि भारत का जो एक संस्कृति रही है और भाषाई जो संस्कृति रही है, वहां पे वार्ता के दो ही माध्यम, या तो संस्कृत या तो क्षेत्रीय भाषा। अगर कोई गुजराती किसी बंगाली से वार्ता करेगा तो उसके भाषा का माध्यम होगा संस्कृत, और अगर कोई गुजराती गुजराती से ही वार्ता करेगा तो उसकी भाषा का माध्यम होगा गुजराती। मतलब अगर समभाषी हैं तो उनके लिए वही क्षेत्रीय भाषा पर्याप्त है। लेकिन जैसे ही कोई दूसरे भाषा का व्यक्ति आ जाता है कम्युनिकेट करने के लिए, तो मुझे लगता है वहां के लिए कहीं ना कहीं हमारे यहाँ एक संस्कृत का विषय प्रारंभ से रहा। लेकिन जब से ये मुगल आक्रमण होता है, मुगल आक्रमण कहे या उसे भाषाई आक्रमण कहे, तो भाषाई आक्रमण केवल और केवल संस्कृत में ही आघात नहीं करता है, अपितु क्षेत्रीय भाषाओं पर भी आघात करता है। और इसी आघात के कारण मुझे लगता है कहीं ना कहीं हिंदी का उदय होता है, ऐसा मुझे समझ में आता है। ये कितना सत्य है मैं तो इसमें बहुत नहीं कह रहा। जी, तो मैं संदीप जी आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस विषय पर अपना मत प्रकट करें कि क्या आवश्यकता थी हिंदी को स्थापित करने की। जो संजीव जी ने बोला वो सही है, पर जो वो बात कह रहे थे कि मुगलों के आने का या मतलब ऐसा कुछ, तो हिंदी तो उनके पहले की है, जो जो मुझे समझ में आता है, क्योंकि 1000 वर्ष जो है वो पुरानी है। तो यदि हम आज से भी 1000 वर्ष लेते हैं तो हमें 1100 पे हम जाकर के रुकेंगे, और तब जो है वो मुगलों का आगमन जो है वो नहीं हुआ था। जी, तो हाँ, इसको मुगल आक्रमण की बजाय हम भाषाई आक्रमण, जो संस्कृत के ऊपर एक भाषाई आक्रमण होता है, वो पता नहीं कब से होता है। मैं क्षमा चाहूंगा, मैंने उसको मुगल आक्रमण कहा।
एक भाषाई आक्रमण, भाषा के ऊपर जो आक्रमण हुआ है, जो आघात हुआ है, शायद उसके परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं हिंदी तैयार हुई है, मुझे ऐसा समझ में आता है। बाकी अन्य कारण भी इसके हो सकते हैं। जी, तो यहाँ पर मैं अपना विचार रखना चाहूँगा कि हिंदी कहाँ से आई और हिंदी की आवश्यकता क्यों हुई। जैसे संदीप जी ने कहा कि 1100 वर्ष, 1000 वर्ष का उन्होंने उदाहरण दिया। तो अगर हम कहें तो हिंदी की जो एक मुख्य संगठक बोली है या भाषा भी कही गई है, कई जगहों पर उसे भाषा के रूप में भी स्थापित किया गया है, ब्रज, वह करीब 1100-1200 वर्ष पुराना उसका इतिहास है। लेकिन जो आज हम जिसे हिंदी के रूप में स्थापित करते हैं, जिसे खड़ी बोली हिंदी कहते हैं, जिसमें हम आप अभी परिचर्चा कर रहे हैं, इसका इतिहास बहुत प्राचीन नहीं है। इसका इतिहास 150 वर्ष, महत्तम 150 वर्ष का इतिहास है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा जिन्हें प्रथम लेखक के तौर पर स्थापित किया और जिन्हें क्या कह सकते हैं कि मुख्य अन्वेषक कहा गया इस भाषा को स्थापित करने वाले व्यक्ति के रूप में, तो उन्होंने 1885 से ये कालखंड हिंदी साहित्य का लिया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा स्थापित है कि उनके अनुसार 1885 से प्रथम जो हिंदी का काल, जो आज वर्तमान खड़ी बोली हिंदी है जिसे कहा जाता है, उसका जो स्थापित काल है वो 1885 से भारतेंदु युग के नाम से प्रारंभ होता है। हिंदी विभिन्न स्वरूप में हमारे समक्ष उपस्थित रही है, चाहे वो अवधि के रूप में रही हो, गोस्वामी तुलसीदास जी जिन्होंने कवितावली, दोहावली, श्री रामचरितमानस आदि ग्रंथों की रचना करके इस भाषा को पुष्ट रखा। भक्ति काल का जो वह समय रहा, उससे पूर्व जो चारण काल जिसे कहा गया, जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में, जो उनकी पुस्तक रही कि चारण काल जो आया जिसमें चरण वंदना जैसे चीजें की गई, यानी कि शासक को बढ़ाकर दिखाने वाली रचनाओं का आया, जिसको रासो काल भी कहते हैं, रासो युग कहा जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के रासो ग्रंथों की रचना हुई, जिसमें से चंद्रवरदाई का जो है वह ग्रंथ पृथ्वीराज रासो वह प्रचलित रहा। इसके अलावा और भी कई सारे रासो ग्रंथ हैं जिनमें मुख्यतः मुझे नाम इस समय उनके याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक जिसमें आपको आल्हा उदल की कहानी मिलती है। तो ऐसे ग्रंथों को विभिन्न प्रकार से जो है रखा गया, की रचना हुई, विभिन्न प्रकार की बोलियां थी। तो हिंदी का जो स्वरूप था, यानी संस्कृत का जो स्वरूप, अगर मुगलों को कहा जाए या जो उससे पहले गोरी और गजनवी का दौर, उससे पहले से ही हिंदी और संस्कृत जो है अपने स्वरूप जो है विभिन्न भाषाओं के रूप में परिष्कृत होती गई है। और उसका कारण हमारे यहाँ जो विद्वता की एक भावना रही है कि मैं विद्वान हूं तो मैं अन्वेषण करता हूं। तो ये भाषाएं अन्वेषण की वस्तु हैं और ये विभिन्न प्रकार की भाषाएं विभिन्न प्रकार की शैलियों में हमारे समक्ष आती गई। लेकिन जो ये महत्वपूर्ण जो ये खड़ी बोली गद्य है, जिसे खड़ी बोली जिसे हम आज हिंदी कहते हैं, वास्तव में इसे खड़ी बोली कहा जाता है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता का कारण ही स्वतंत्रता केवल और केवल शारीरिक रूप से नहीं, बौद्धिक रूप से भी हो, इसको स्थापित करने के लिए की गई। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी एक जगह कहते हैं, क्योंकि वह स्वयं स्थापित ब्रज भाषा के कवि थे, उनको अचानक से लगता है कि नहीं, एक भाषा के रूप में ब्रज शायद एक बड़े भारत को जो है जोड़ने में सक्षम नहीं हो पाई। तो उन्होंने ये कहा कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। तो वहां से ये था कि उर्दू स्थापित भाषा है और उसके बीच में से मदरसे थे, विभिन्न एंग्लो इंडियन विद्यालयों की स्थापना हो ही चुकी थी। ब्रह्म समाज के कारण, भारतीय उसमें मैकाले की व्यवस्था के कारण जो है अंग्रेजी और उर्दू यही दो मानक भाषाओं के रूप में पठन पाठन के क्षेत्र में स्थापित थी। कुछ गुरुकुल व्यवस्था में संस्कृत स्थापित थी, लेकिन मुख्यतः आचार विचार व्यवहार में
उर्दू और उर्दू और अंग्रेजी का ही आधिपत्य था। इसलिए आज भी आप यदि जाते हैं न्यायालय इत्यादि में तो वहाँ की भाषा आपको फारसी मिलेगी। तो ये सारी चीजें वहाँ जो है स्थापित रही। उस जगह पर उनको लगा कि हिंदी जैसी एक भाषा जो आए और आम जनमानस को स्वीकृत हो, आम जनमानस जिसमें अपने विचार व्यक्त कर सके, ऐसी भाषा को लेकर आना चाहिए। तो वहाँ हिंदी की आवश्यकता और उसका प्रारंभ हुआ, जो आज हम खड़ी बोली गद्दी के रूप में जानते हैं। त्रिपाठी जी, मेरा यहाँ पर एक प्रश्न है कि ऐसा क्यों समझ में आया कि ब्रज जो है वो पूरे भारतवर्ष की भाषा नहीं हो सकती है, या वो एक मतलब मानक को जो है वो प्राप्त नहीं है? ऐसा क्या अंतर था हिंदी और ब्रज में, आप बता पाएंगे क्या? ब्रज अपने उस पर थी, अपने चरमोत्कर्ष पर जब थी, तो ब्रज के समय जो है अवधी भी एक भाषा यहाँ पर प्रचलित थी। आपके मध्य उत्तर प्रदेश जिसे कहा जाता है आज, तो वहाँ अवधी प्रचलित थी। तो ब्रज और अवधी, उसके अलावा आपके यहाँ पर जो है जिसे आज मैं बहुत अधिक तो ज्ञान नहीं रखता इस चीज पर कि मैथिली का प्रारंभ कब से है, लेकिन बिहार के इस क्षेत्र में मैथिल भाषा का, अंग प्रदेश में एक भाषा का प्रचलन था। भोजपुरी जो आज अपने स्वरूप में है, या इस रूप में नहीं थी, लेकिन यहाँ पर भी एक भाषा का जो है अच्छा अच्छा स्थान मिला हुआ था। भोजपुरी जैसी मुझे लगता है कि भोजपुरी उसी से निकल कर आई, जो बक्सर और ये क्षेत्र है। तो विभिन्न प्रकार की भाषाएं थी। राजस्थान में अलग भाषाओं, अलग बोली भाषाओं का प्रचलन था, जिन्हें मारवाड़ में अलग है, हड़प्पी में अलग है, मेवाड़ की भाषाएं अलग हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में भाषाओं का अलग अलग रूप में प्रचार था। आपको वहां पर गुरुमुखी का प्रचार होने लगा था पंजाब के क्षेत्र में। तो धीरे धीरे करके विभिन्न भाषाएं थी। तो ब्रज के लिए इतना स्थान नहीं बचा था, तो ब्रज मुख्यतः भक्ति की जो है भाषा बनकर रह गई थी। इसके कारण ब्रज को आम व्यवहार की भाषा बनाने में और इतने सारे क्षेत्रों को एक साथ जोड़ने में सक्षम नहीं होता हुआ देखा भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि स्वयं ब्रज के कवि थे और वो भी स्थापित कवि। फिर भी उन्हें लगा कि ब्रज जो है इस रूप में स्थापित नहीं हो पाएगी, इसीलिए उन्होंने ना ब्रज को चुना, जबकि उनका जन्म स्वयं वाराणसी में हुआ है। तो वह अवधि से भी परिचित थे, लेकिन उन्होंने इन दोनों को हटाकर खड़ी बोली गद्य को प्रचलित करने का निर्णय लिया और उसे मानक हिंदी भाषा के रूप में स्थापित करने का कार्य किया। तो इसका तात्पर्य ये है त्रिपाठी जी कि भारतेंदु जी जो है उनको संस्कृत का ज्ञान अच्छे से था, और इसीलिए वो संस्कृत से हिंदी को जो है वो लेकर के आ पाए। निश्चित रूप से उन्हें संस्कृत का ज्ञान था, और यही हमारे आगे के प्रश्नों में ये एक विषय आएगा। और यह आवश्यक है कि ये चर्चा करना कि हिंदी का प्रादुर्भाव किस भाषा को मुख्यतः स्थापित करने के लिए किया गया है। तो हिंदी माध्यम है संस्कृत को स्थापित करने के लिए, और इसी रूप में हिंदी का प्रारंभ किया गया है। संभवतः एक सेतु कह सकते हैं जी, सेतु कह सकते हैं संस्कृत तक जाने का। निश्चित रूप से यह मुख्य मार्ग है। अगर आपको संस्कृत को स्थापित करना है तो उसके लिए आपको हिंदी को स्थापित करना ही होगा। ऐसा माना उन्होंने। क्यों? क्योंकि उससे पहले जन सामान्य की भाषा के रूप में इन विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे ब्रज का साहित्य समृद्ध साहित्य है और अवधि का अपना समृद्ध साहित्य है। यदि मैं इन दो मुख्य भाषाओं को, जिनका समृद्ध साहित्य रहा है और जिनका हिंदी का जो वो काल है जिसे आप रासो काल भी कहते हैं या चारण काल, भक्ति काल, फिर आता है रीति काल, उसके पश्चात आता है आधुनिक काल, ये चार कालों में मुख्य रूप से हिंदी को विभाजित किया जाता है। तो उसमें इन्हीं दो भाषाओं का योगदान सर्वाधिक रहा है। जिसमें जो चारण काल है उसमें भाषा जो कही गई हो पंचमेल खिचड़ी कही गई। तो वो चंद्रपरदाई का जो वो आता है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण,
ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये ऐसा लगेगा कि आप शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं, थोड़ा अपभ्रंश करके। लेकिन यह जो है ना तो अवधि में आता है, ये जो भाषा अभी मैंने बोला है, ये जो छंद था, और ना ही ये ब्रज में आता है, यह मिश्रण है। तो इसे लिए उस चारण काल की भाषा जो है वो पंचमेल खिचड़ी कही गई। भक्ति काल की जो भाषा है वहां अवधि और ब्रज का जो है स्वरूप ज्यादा विकसित रहा। जैसे ही रीति काल में आते हैं वहां पर अवधि अधिक प्रगाढ़ होती है, ब्रज भी रहती है, लेकिन अवधि जो है ज्यादा डोमिनेट आपको अधिक उसका जो है प्रभाव अधिक दिखता है रीति काल में। और उसके पश्चात जब आधुनिक काल आता है तो धीरे धीरे करके वही अवधि का ही स्वरूप परिवर्तित होकर आधुनिक हिंदी खड़ी बोली गद्य के रूप में प्रचलित होता है और स्थापित होता है। तो मैं अगर आप जी अगर आप लोगों की अनुमति हो तो मैं अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ूं। बिल्कुल जी। तो हाँ संजय जी, कुछ आप कहना चाहते हैं? हाँ, मैं इसमें बस ये जानना चाहता हूँ, संभवतः ये आगे भी आए, कि संस्कृत और हिंदी में भेद क्या है और वह कितना भेद है संस्कृत और हिंदी में, कितना भेद है, और वो भेद जो है वो क्या है, वो भेद क्या है, वो दोनों के मध्य जो भेद है वो है क्या। बस ये मैं जानना चाहता हूँ, शायद ये आगे भी आए चर्चा के दौरान जी कि दोनों के मध्य कितना भेद है और वो जो भेद है वो क्या है। जी अगर इस प्रश्न को मैं आगे लेकर चलूं तो ज्यादा उचित होगा, क्योंकि क्रम में जैसे हमने हमारा है उर्दू मुक्त एवं संस्कृत निष्ठ हिंदी, तो जब हम संस्कृत निष्ठ हिंदी पर आएंगे तो ये प्रश्न आपका जो है वहाँ न्याय उचित रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं अगर आप अनुमति प्रश्न कराता हूँ, क्योंकि यह प्रश्न निश्चित तौर पर है उसमें उसमें आएगा। तो अब आता है जिस विषय पर हम आज की चर्चा को रख रहे हैं कि उर्दू मुक्त एवं संस्कृत निष्ठ हिंदी की आवश्यकता। तो हिंदी का इतिहास क्या है, मैंने संक्षेप में आवश्यकताओं के अनुसार बताया आपको, और आप लोगों ने भी उसमें कुछ चीजें जोड़ी। तो मैं इसमें अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ कि हिंदी और उर्दू, इनका अंतर क्या है? मैं संजीव जी आपसे चाहूंगा कि इसका उत्तर अगर आप दें, फिर संदीप जी आप, और फिर अंत में मैं प्रश्न का उत्तर देता हूँ। संजीव जी आप। जी हिंदी और उर्दू का अंतर। हाँ, हिंदी मैं बोलूं? जी जी आप ही। जी जी, हिंदी और उर्दू में भेद। मैं तो इस प्रश्न को अगर थोड़ा उल्टा करूं तो मुझे इन दोनों में कोई समानता ही नहीं दिखती। मैंने जब से समझना प्रारंभ किया तो मुझे तो उर्दू और हिंदी में कोई समानता ही नहीं दिखती है। आप भेद की बात कर रहे हैं, मुझे मैं इन दोनों में समानता ढूंढता हूँ कि इन दोनों में समानता क्या है। जैसे कि पूर्व में भी हमारी चर्चा हुई है तो उसमें आपने कहा था कि एक दूसरे तरफ से लिखी जा रही है, एक दूसरे तरफ से लिखी जा रही है, तो समान। मैं तो अब इस प्रश्न का उत्तर देने में ही अक्षम हूँ और मैं अभी मेरा प्रति प्रश्न है कि इन दोनों में समानता क्या है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मिश्रा जी आपको। तो मुझे कोई अब मैं क्या करूं? नहीं संजीव जी सही कह रहे हैं, पर मुझे जो समझ में आता है वो ये है कि हिंदी जब हम कहते हैं कि 130 खड़ी बोली की मैं बात कर रहा हूँ ना, खड़ी बोली की, तो खड़ी बोली की यदि बात करें तो यदि 130 से 150 साल पुरानी है, जब भारतेंदु जी ने लिखना शुरू किया, आरंभ किया उसका, तो फारसी जो है, सॉरी उर्दू जो है वो जब ये मुगल आए हैं तभी ये भाषा आई है। क्यों? क्योंकि ये कुछ अपने साथ वो शब्द लेके आए जो फारसी में है, और यहाँ पर लाकर के ब्रज के साथ या अवधी के साथ या बाकी भाषाओं के साथ हमारी मिला करके और उसको बोलना शुरू कर दिया। और शायद मुझे लगता है कि उसी का स्वरूप जो है वो उनसे उन भाषाओं से लिए हुए कुछ शब्द और फारसी के शब्द मिलकर के जो है वो ये इन्होंने उर्दू बना दी। और जब ये समझ में आया कि नहीं, ये उर्दू जो है वो फारसी से मिलकर बनी हुई है, तब संस्कृत निष्ठ हिंदी
जिसको भारतेंदु जी को हम श्रेय देंगे, तो वो जो है वो उन्होंने उसका आरंभ किया, मुझे जो समझ में आता है। पता नहीं कितना सही है और कितना गलत। जी तो जैसे कि संजीव जी ने कहा कि आपसे जो चर्चा हुई थी उसमें जो आपने कहा था, तो मैं वहीं से इसका प्रारंभ करता हूँ कि हिंदी और उर्दू। और मुझे बहुत ही रोचक लगता है जब मैं इसको सुनता हूँ इस प्रश्न को कि हिंदी और उर्दू सगी बहनें और पता नहीं कैसे कैसे, कि ये अजीब अजीब सी। तो मुझे तो लगता है कि पहली बात तो ये बहनें नहीं हैं, और उसका कारण है कि वो कौन सी बहनें हैं कि एक बहन जो है एक तरफ से लिखी जाती है, दूसरी बहन दूसरी तरफ से लिखी जाती है। एक बहन के का व्याकरण अलग है, दूसरी बहन का व्याकरण अलग है। एक बहन ये दूसरी बहन को नहीं समझ सकती, दूसरी पहली को नहीं समझ सकती, क्योंकि दोनों की लिपि अलग अलग है। तो ऐसी क्या समानता लोगों को लगती है इन दोनों में कि जो जो इन दोनों को जो है बहनें कह दिया जाता है। तो वहां पर यही आता है कि जो शब्दों को जोड़ने के लिए जो विशेषण इत्यादि के प्रयोग होते हैं हिंदी में, वही उर्दू ने रख रखे हैं। तो उर्दू का प्रारंभ और इसके आदि काल जो इनका बताते हैं कि वो अमीर खुसरो ने प्रारंभ किया। वो खुसरो का जो तुगलक वंश के समय खुसरो था, खिलजियों के समय से, तो कि उसने प्रारंभ किया जो है उर्दू को प्रचलित किया फारसी से लेकर, और अच्छा विद्वान था फारसी का, और उसने ये सारी चीजों का किया, शेर व शायरी इत्यादि के माध्यम से उर्दू का प्रारंभ किया। क्योंकि वह भारत में था, और आप किसी भी स्थान पर रहते हैं तो आप वहां के वातावरण से अपने आप को निर्मुक्त नहीं कर सकते, आप उससे जुड़े हुए होते हैं। क्योंकि अरबी वहां से आई थी, फारसी जो है, जो आज का ईरान जिसे आप कहते हैं, पारस जिसे हम कहते रहे, वहां से आई। अरबी तो आपको पता ही है कि वो रेगिस्तान के टीबों से उड़कर आई इधर। तो यहाँ स्थिति अलग थी, यहाँ के लोगों से कैसे तारतम्यता बैठानी है, बातचीत करनी है। तो दिल्ली आज जिस स्थान पर है वह ब्रज के बहुत ही समीप है। वहां की जो उस समय की जो प्रचलित भाषा रही है वो ब्रज रही है, ब्रज के बहुत सन्निकट रही है। तो इन्होंने ब्रज से शब्दों को उठाया और उसे उर्दू में रखा, ताकि उर्दू एक ऐसी भाषा हो जो ब्रज वाले लोगों को समझ में आनी प्रारंभ हो जाए। लेकिन व्याकरण, लिप इत्यादि इन्होंने पूरा अरबी के आधार पर ही चीजों को। तो यहाँ आया यही बात आती है कि हिंदी और उर्दू में ये कैसा साम्य है। एक तरफ से लिखी जाती है, दूसरी तरफ से लिखी जाती है। एक को समझने वाला दूसरे को नहीं पढ़ सकता, दूसरे को समझने वाला पहले को नहीं पढ़ सकता। तो ऐसे ऐसे विरोधाभास से गिरी हुई दो भाषाओं को बहने कहना कहां से उचित होगा। यही मूल समस्या में है कि आज जब वर्तमान जो हिंदी प्रारंभ किया गया, जिसे खड़ी बोली कहा गया, यदि उर्दू इतनी ही आवश्यक थी तो उर्दू तो पहले से ही थी। तो प्रश्न ये आता है कि हिंदी को स्थापित करने के लिए हिंदी का प्रारंभ करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, और यदि पड़ी तो वहां उर्दू के साथ चलने की बात थी या उर्दू से अलग चलने की बात थी। और अलग चलने की बात थी तो उसको स्पष्ट रूप से बताया जाना अनिवार्य है। इन तथ्यों को छुपाया जाना यह आने वाली पीढ़ी के लिए भी और जो वर्तमान पीढ़ी है उसके साथ भी एक घात कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उर्दू और हिंदी में जो स्थापित मानक जो लिए गए हैं, उनके उर्दू जो है अरबी और फारसी से बनाई गई है, और हिंदी को बनाने वालों ने संस्कृत को आधार रखा। इसीलिए आप हिंदी की कोई अलग व्याकरण नहीं पढ़ते हैं, संपूर्ण संस्कृत व्याकरण आप हिंदी में पढ़ते हैं। यही हिंदी को उर्दू से अलग करता है और यही बताता है कि यह भाषा संस्कृत को स्थापित करने के लिए बनाई गई, संस्कृत के स्वरूप को इस भारत की जो संस्कृति है उससे बचाए बनाए और जोड़ने रखने के लिए की गई, ना कि उर्दू की बहन के रूप में स्थापित किया गया। मुझे तो लगता है अगर बहन भी कह रहे तो मैं कहूंगा सौतेली बहन है। इन बहनों में कोई साम्य नहीं है। देवनागरी को जो है लिपि के रूप में स्थापित किया गया हिंदी के लिए। जहाँ कहीं पर भी उर्दू को से जुड़ी हुई जो भी उनकी लिपि है, मैं उस लिपि को तो नहीं जानता हूँ, उसको नहीं रखा गया। तो यही हिंदी और उर्दू के बीच में अंतर को स्थापित करता है। और वहीं पे प्रश्न आता है कि फिर यह कौन से लोग थे जिन्होंने उर्दू युक्त हिंदी बनाने का षड्यंत्र किया,
और इनको बहनों के रूप में स्थापित किया, और फिर उस बहनों और इस खेल में जो है इस भाषा को एक निर्मुक्त जो उसका स्वरूप, जो स्थापित मानक स्वरूप रहा है, उसके साथ जो है घात प्रतिघात करने का कार्य। तो आप लोगों को क्या लगता है, कौन सा क्या कारण हो सकते हैं जो उर्दू युक्त हिंदी बनाने का एक जो प्रयत्न है वह चल रहा है और ये कई वर्षों से चल रहा है? क्या आप में से कोई इसके परिचित है? अगर आप चाहें तो आप इस पर विषय पर अपना मत व्यक्त कर सकते हैं। संजीव जी, आपको क्या लगता है इस पर? नहीं तो जी, हाँ, तो हमने तो जब से समझने का प्रयास किया, तो जैसे आपने कहा उर्दू युक्त हिंदी बनाने का प्रयास, ये देखिए भाषा जो है हमारा अस्तित्व है। पूर्व में भी ये चर्चा में आया है कि विचार की अभिव्यक्ति का आधार भाषा ही, और जब हमारा भाषा ही विकृत हो चुका होगा, जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। अब हाँ, मैं जहां तक ये समझ पा रहा हूं, जब हमारी भाषा का मूल स्वरूप ही विकृत हो चुका होगा, तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हम अपने विचारों को अगर प्रस्तुत करते भी हैं तो उसका कोई, वो तो आधारहीन हो गया एक तरीके से। अगर मैं अपने भाव को, अपने विचार को किसी ऐसी भाषा, या मैं तो अगर मेरा विचार आप समझेंगे तो मैं तो उर्दू को भाषा भी नहीं मानता, क्योंकि भाषा की भी अपनी परिभाषा होती होगी, और उस आधार पर उर्दू भाषा है या नहीं पहले ये भी तय करना पड़ेगा। क्योंकि जैसा आपने कहा कि एक तो भाषा की अपनी लिपि, बोली अलग, बोली तो खींच खांच के यही लिपा पोती ही है, तो उर्दू भाषा है या नहीं, पहले तो अगर ढंग से चर्चा हो जाए तो उर्दू भाषा है या नहीं ये भी एक चर्चा का विषय है। क्योंकि मैं जहां तक समझ पा रहा हूं भाषा की कोई ना कोई तो परिभाषा होगी जिस आधार पर तय किया जाता होगा कि ये भाषा है, ये नहीं है, ये नहीं है। हमारे यहाँ आप हरियाणवी को बोली कह देते हैं, आज भी भारत का संविधान भोजपुरी को भाषा नहीं मानता है। ये सब चिंतन का विषय है। तो और वहां पे उर्दू जिसका कोई अस्तित्व ही मुझे नहीं दिख रहा है, कहां से लिपापोती करके कोई अरबी कह रहा है, कोई फारसी कह रहा है, कोई 10 तरह की खिचड़ी है, और उसको भाषा के रूप में स्थापित कर देना, और उसका पूरी तरीके से हिंदी के भीतर प्रवेश करना। जैसा कि आपने कहा कि उर्दू युक्त हिंदी, ये प्रोजेक्ट, ये प्रकल्प चलाया जा रहा है, तो ये प्रकल्प तो हमारे अस्तित्व और आदर्श को ही खत्म कर देगा, हमारा अस्तित्व ही नहीं बचेगा। क्योंकि अगर मैं आज के समय में, जहां तक मैं त्रिपाठी जी समझ पा रहा हूं, अगर मैं छठ उत्सव मनाता हूं तो जब तक मैं भोजपुरी जानता हूं तभी मैं छठ मना पाऊंगा। जिस दिन मैं भोजपुरी भूलूंगा मैं अपनी सारी संस्कृति भूल जाऊंगा। तो जब मेरे भाषा का मूल स्वरूप ही विकृत हो जाएगा तो मेरे त्योहार, मेरे पर्व सब विकृत हो चुके होंगे, सब खत्म हो जाएगा। तो ये जो उर्दू युक्त हिंदी का प्रोजेक्ट है, ये पूरी संस्कृति को विलोप करने का प्रोजेक्ट है, पूरी संस्कृति को मूल से नाश करने का प्रोजेक्ट मुझे समझ में आता है जी। संदीप जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो बहुत कुछ कहना चाह रहा हूँ। लोग हैं संभवतः वो सनातन के शत्रु नहीं होंगे। ठीक है संजीव जी, थैंक यू। तो मैं तो त्रिपाठी जी बहुत कुछ कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहूंगा कि देखिए, मैं उर्दू को और अंग्रेजी को, दोनों को मैं एक ही जगह रखता हूँ। बाकी मैं ज्यादा अंतर इनमें नहीं समझता हूँ। बस इतना अंतर है कि अंग्रेजी जो है वो बहुत ज्यादा तरीके से छा गई है, क्योंकि वो पूरी दुनिया के साथ जो है वो जुड़ी हुई है, और उससे हमारा जो है वो कामकाज, पढ़ाई लिखाई सब चल रही है। पर आज यदि आप देखेंगे तो उर्दू में किसकी पढ़ाई चलती है? उर्दू में क्या लिखा मिलता है आपको? उर्दू में वो मुगलों की ही चीजें लिखी हुई मिलती हैं। वही जो पुस्तकें हैं वो आपको लिखी मिलेंगी, उन्हीं का जो चीजें हैं वो लिखी हुई मिलेंगी आपको। बाकी और कुछ कोई आज का कवि जो है वो हिंदी में लिखना पसंद करता है, इंग्लिश में लिखना पसंद करता है, तो क्या उर्दू में लिखना पसंद करता है? नहीं। तो ये इसको मैं भाषा बोलूं, जैसा कि संजीव जी बोल रहे हैं, ठीक है, वो भाषा क्या उसका आधार है भाषा होने का, वो बात की जा सकती है। लेकिन ठीक है, मैं इतना भी उसका तिरस्कार नहीं करता। भाषा है या नहीं है, अपनी जगह अच्छी बात है भी तो।
लेकिन जो बात है वो यही है कि कुछ लोग आए हमारे देश को जो है वो लूटने के लिए, हमारे देश को जो है वो खसूटने के लिए, हमारे देश में अत्याचार करने के लिए। यहाँ की भाषा को समझ नहीं पाए तो कुछ अपने शब्दों को उठाया उन्होंने और कुछ यहाँ से जोड़ करके कि भाई मिला जुला करके एक बना दो, क्योंकि 2-4-600 साल जो है यहाँ पर रहना है, बस। बाकी ऐसा कुछ अस्तित्व समझ में आता नहीं है, और ना ही कोई उसका मुझे ये समझ में आता है कि कोई इंपॉर्टेंस भी है बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि आज की आज की बात करें, अभी वर्तमान की बात करें, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई उर्दू में पुस्तक लिखता है। सब जो है वो या तो हिंदी में लिखते हैं, या तो इंग्लिश में लिखते हैं, या तो फिर और जो भाषाएं हमारी भारत देश की, चाहे मराठी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे वो तेलुगु हो, इस पे लिखना पसंद करते हैं। तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा संदीप जी, आप कई चीजों में गलत हैं। इसलिए गलत है कि क्योंकि आप जिस हिंदी में आज लिखा जा रहा है वो हिंदी जो है वह उर्दू ही है। वह केवल और केवल देवनागरी में उसे लिखा जा रहा है, जबकि वो महत्तम स्वरूप में वह उर्दू ही है। और इसी कारण आप जो कह रहे हैं कि उर्दू में चीजें लिखी नहीं जा रही, उर्दू में अधिकतम लिखा जा रहा है। एक समय हमारे जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, तो वहाँ अंग्रेजी विभाग में जो जितने प्रोफेसर थे उनमें से ज्यादातर या तो उर्दू में लिखते थे या तो हिंदी में लिखते थे। अच्छा, उर्दू का मेरा कहने का मतलब उसकी लिपि से भी है। देखिए आजकल तो जो है सन्यासी बने भी लोग घूम रहे हैं, लेकिन उनमें वो चोर होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो गेरुए कपड़े में आपको दिखेगा वो सारा का सारा जो है व्यक्ति सन्यास लिया हुआ और धुनी रमाए हुए संत परंपरा से आया हुआ व्यक्ति है। तो ये एक छद्म आवरण है। उन्होंने देवनागरी को पकड़ के उसमें नुक्ता लगा के, तो इसीलिए कहते हैं, जो एक शब्द मुझे लगता है कि शायद इसीलिए आया होगा, नुक्ता चीनी। आपने प्रायः सुना होगा, हिंदी में भी लोग प्रयोग करते हैं, बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है। ये उर्दू का ही शब्द है, नुक्ता चीनी। जो ये हो रहा है, नुक्ता लगा दे रहे हैं कि हमारे यहाँ बिंदु सिर्फ और सिर्फ ऊपर लगता रहा है, कभी नीचे बिंदु नहीं लगता है। तो अब हमारे यहाँ वो एक नीचे बिंदु लगा के और जा को जा और फा को फा, ऐसी चीजों को लाकर जो है एक भाषा की को विकृत करने का कार्य किया जा रहा है। तो उन्होंने देवनागरी को लिपि के रूप में लेकर और शेर शायरी, हिंदी शायरी, ठीक है, नज्म, ऐसी ऐसी चीजों को आपके अंदर प्रविष्ट करा दिया है कि आपको इवन यहाँ तक है कि आपको अर्थ भी नहीं पता है बहुत सारे शब्दों के जो उर्दू में प्रचलित होते हैं, फिर भी उनका नीचे अर्थ देकर उनको बताया जाता है कि यह आप कर लीजिए। कभी भाषा को कहा जाता था, ये कहा जाता था कि साहित्य समाज का दर्पण है। मैं मानता हूं कि यह सबसे असत्य वाक्य है। क्यों? क्योंकि साहित्य कभी समाज का स्थापित दर्पण तभी हो सकता है जब वह किसी विकृत मानसिकता द्वारा या किसी छल वात्सल्यता के द्वारा न लिखा गया हो। जब वह पहले से ही दुराग्रह से ग्रस्त है तो समाज वही आचरण करेगा जैसा वह साहित्य पढ़ेगा। और इसी रूप में आज जो सामान्य जनमानस के बारे में है कि ना तो वह अवधि समझ सकता है। बहुत ही आसानी से जब हम हिंदी साहित्य पढ़ते हैं और वहां रामचरितमानस का जब वर्णन आता है तो हम कह देते हैं कि यह लोक कल्याण जनमानस की भाषा में लिखा गया महाकाव्य है। लेकिन क्या आप कह सकते हैं आज के समय में एक भी अवधि जानने वाला व्यक्ति बिना अर्थ को पढ़े हुए पूरी व्याख्या कर पाएगा रामचरितमानस की? नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जन सामान्य की भाषा रही। त्रिपाठी जी, आप बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो है वो अवधि में लिखी हुई है रामचरितमानस, कई बार उसको संस्कृत समझ लेते हैं। बताइए, तो ऐसी तो यही विडंबनाएं हैं। तो समाज को इन विडंबनाओं से परिचित कराने का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, और वहां पर इसीलिए आवश्यक है कि उर्दू मुक्त किया जाना हिंदी को बहुत ही अधिक आवश्यक है आज के समय में। यदि आप इसको उर्दू मुक्त नहीं कर पाए तो षड्यंत्र यहाँ तक का है कि अंग्रेजी के बहुत सारे प्रचलित शब्दों को हिंदी में लाया जाएगा। उर्दू के तो लाए ही जा चुके हैं, और फिर धीरे धीरे करके इसका व्याकरण भी समाप्त करके इसको केवल और केवल वो देवनागरी में लिखी जाएगी, लेकिन यह कहीं से भी वह हिंदी नहीं होगी जिसकी संकल्पना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नौचंदी के मेले में की थी। जी अभी मैं संदीप जी की बात को जोड़ते हुए इसमें एक विषय कहूंगा। जैसा संदीप जी ने कहा कि अंग्रेजी मुक्त हिंदी भी होनी चाहिए, तो हम तो इसका भी आग्रह करते हैं, लेकिन विषय ये है कि जब आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं
तो शत्रु की प्राथमिकता तो आपको तय करनी ही पड़ेगी। हिंदी के ऊपर जो गहरा प्रभाव दिखता है वो उर्दू का दिखता है, उसके पश्चात अंग्रेजी का दिखता है, क्योंकि उर्दू का एक बहुत लंबे कालखंड से हिंदी के ऊपर प्रभाव है। अंग्रेजी का जो प्रभाव है अभी भी उस प्रकार से जैसा बनना चाहिए वैसा अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में, तो मतलब मैं कहूंगा तो अंग्रेजी का बहुत ही कम प्रभाव है हिंदी के ऊपर। तो हमारी जो प्रथम लड़ाई है भाषा के स्तर पे, जो युद्ध स्तर पे जो हमको लड़ना है, वो हमको उर्दू से लड़ना है। हमको उर्दू मुक्त हिंदी करना है। उसके पश्चात जब उर्दू मुक्त हिंदी हो जाएगी तो जो बचा कुचा होगा तो हम अंग्रेजी मुक्त हिंदी की बात करेंगे। लेकिन अभी जो हमारी प्राथमिक लड़ाई है वो उर्दू से, क्योंकि एक आप समझ लीजिए कि संदीप जी आप कह रहे थे लिखा नहीं जा रहा है, अभी तो हिंदी के नाम पे 90% उर्दू ही लिखा जा रहा है। ईमान, निष्ठा का प्रयोग नहीं होगा, ईमान का प्रयोग होगा। कसम, शपथ का और संकल्प का प्रयोग नहीं होगा। किताब, पुस्तक का प्रयोग नहीं होगा। तो मतलब इस तरीके से घुस चुकी है उर्दू। तो ये बस मैं कहना चाहता हूँ, नहीं, उसके लिए शत्रुओं की प्राथमिकता तय हो जाए। उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, मेरा मतलब लिपि से था। ये बात तो सही है कि हिंदी में जो है वो उर्दू के शब्द उपयोग किए जाते हैं। ये बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी गलती है। मैंने बड़े ही उत्साह के साथ, मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे पुस्तक दी थी गोदान, प्रेमचंद जी के द्वारा जो लिखी हुई है। तो उसको जब मैंने पढ़ा, तब उसके पहले मेरी मुलाकात त्रिपाठी जी से हो चुकी थी। और जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे बड़ा ये लगा, मतलब डिसअपॉइंटेड हुआ मैं, एक प्रकार से कहूंगा कि यार जिस तरह से मैं सोच रहा था कि इसमें मुझे अच्छी हिंदी पढ़ने को मिलेगी, वो मुझे नहीं मिला। तो मैंने कहा ठीक है, लिखने में मुंशी प्रेमचंद जी ने अच्छा लिखा है, जो भी काव्य है वो, मतलब एज ए कहानी जिसको हम बोले, या जो भी कह लें आप उसे, लेकिन भाषा हिंदी नहीं है उसमें। और ये जो है वो बड़ी कमी कहेंगे, या जो उनके समय में जिस तरह से बोला जाता था, जिस तरह से समझा जाता था, उस हिसाब से उन्होंने जो है वो पुस्तक लिख दी। पर इसको समझने की जरूरत है कि हमें इस तरह से चल करके कुछ नहीं मिलने वाला है। हमें हिंदी को एक संस्कृत निष्ठ हिंदी, जो त्रिपाठी जी कह रहे हैं, वैसा करने की बिल्कुल जरूरत है, जिसमें फारसी को अलग किया जा सके, उर्दू को अलग किया जा सके, और इंग्लिश का जो थोड़ा बहुत है वो आजकल पर्सनल हम देख रहे हैं कई पुस्तकों में कि इंग्लिश हिंदी में लिखी है, पर कई बार इंग्लिश उसमें आ जाते हैं सब। तो उसको भी अलग करना बहुत जरूरी है। जी, तो अगर आप लोग अनुमति दें तो मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। और वह अगला प्रश्न और अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि संजीव जी ने जो रखा कि भोजपुरी को भाषा के रूप में स्थान नहीं दिया गया, वहां पर आता है कि हिंदी विभिन्न भारत के मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ऐसे इन राज्यों में जो 11-12 राज्यों का जो संघ है, इसमें प्रचलित विभिन्न प्रकार की जो भाषाएं, मैं उनको बोलियां भी कहता हूं। जब हिंदी कहूंगा तो बोलियां कहना पड़ेगा, लेकिन अगर हिंदी को छिपाकर रखूं तो उनको स्वयं एक वो अपनी अपनी भाषाओं के रूप में स्थापित हैं। तो क्या यदि इनको एक भाषा के रूप में उठाया जाएगा तो क्या हिंदी का प्रभाव कम नहीं होगा? क्या हिंदी का महत्व कम नहीं होगा? यदि हिंदी का महत्व कम होगा तो हिंदी केवल और केवल पाठ्य पुस्तकों का विषय बनकर रह जाएगी। वही हश्र या वही परिणति होगी जो आज संस्कृत की परिणति हुई है इतने वर्षों के पश्चात। तो हिंदी के साथ इन बोलियों का विकास होना भी बहुत अधिक आवश्यक है। तो आप लोग विभिन्न प्रकार की जो है बोलियों में आप बात करते हैं। मिश्र जी, आप सतना से आते हैं तो आपकी एक अलग बोली है जिसमें आप बातचीत करते हैं। संजीव जी आप बघेली में बात करते हैं। संजीव जी आप भोजपुरी में बात करते हैं। मैं आता हूँ उत्तर प्रदेश में रायबरेली जनपद से, तो वहां पर जो भाषा है वह बैसवारी कहलाती है, जो कि ब्रज और अवधी के सम्मिश्रण से बनी है। तो और उसका भी अपना साहित्य है। तो जब मैं स्वयं रामचरितमानस पढ़ता हूँ तो वो मुझे पूरी तरह से ऐसा लगता है जैसे मैं अपने माता पिता से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल मेरे लिए वह एकदम स्थायी मेरी भाषा के ही स्वरूप के रूप में दिखती है। तो हमारे क्षेत्र में यह प्रचलित भी है कि यह रामचरितमानस वो बैसवारी में लिखी गई है, ना कि अवधी में। तो कई बार हम जो है हास परिहास में भी इसका प्रयोग करते रहते हैं। तो इस तरह से विभिन्न जो यह बोलियां हैं, यही आधार हैं
हिंदी को स्थापित करने के लिए। और यदि हिंदी अपने स्वरूप में अगर उत्कृष्टता को प्राप्त करना चाहती है तो इन सभी बोलियों का जीवित रहना बहुत अधिक आवश्यक है और इनमें निरंतर प्रयोग होते रहें, ये प्रचलन में रहें। और इसके ऊपर जैसे हमने कहा कि जब हम तत्सम भाषा का प्रयोग करें तो वहां जो है वह संस्कृत निष्ठ हिंदी का स्वरूप होकर आए, और जब वह हमारी अपनी जो है वार्ता में हो, हमारी भावाभिव्यक्ति के रूप में हो, हमारे अपने जो है विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को संचालित करने में हो, तो वहां इन बोलियों का प्रचार प्रसार और संवर्धन यदि होता रहेगा तो हिंदी भी बची रहेगी और यह बोलियां भी बची रहेंगी। अन्यथा धीरे धीरे करके भाषाई विविधता इस भारत से समाप्त हो जाएगी, और भाषाई विविधता समाप्त होगी तो संस्कृति का कोई आधार बचेगा ही नहीं, क्योंकि संस्कृति अगर बचती है तो वह भाषा के माध्यम से ही, क्योंकि यहाँ सारे के सारे तत्वज्ञानी नहीं है, सभी को अपने विचारों की अभिव्यक्ति वह शब्दों के माध्यम से करनी पड़ती है और शब्दों का आधार भाषाएं होती हैं। और इस भारत में जिस क्षेत्र से हम सभी आए हैं और जिस भाषा को लेकर चर्चा कर रहे हैं वह हिंदी, उस भाषा को यदि वो करना है, यदि इसके स्वरूप को इस रूप में लेकर आगे बढ़ना है तो संरक्षणवाद को छोड़ना पड़ेगा और संवर्धनवाद को बढ़ाना पड़ेगा, अर्थात भाषा का संवर्धन करना पड़ेगा, साहित्य उसका लिखना पड़ेगा और उसका प्रचार प्रसार करना होगा, ना कि उसको संरक्षित करने का। वो जो कहते हैं कि खंडहरों को जो संरक्षित करने का जो ये यूनेस्को इत्यादि का जो कार्य होता है, तो हम प्रस्तर खंड ना बचा कर रखें, यानी जो लिखा गया साहित्य है सिर्फ उसी का वर्णन करके सिर्फ उसी एक कल्पना लोक में घूमने का प्रयत्न ना करें। हम नया सृजन करते रहें, साहित्य में नए नए आयाम जोड़ते रहें और इस भाषा को इसके संस्कृत निष्ठ स्वरूप से जोड़े रखने का प्रयत्न करते रहें। तो हिंदी और उसकी बोलियां जो ये जो मैंने एक विषय उठाया और मैंने अपना मंतव्य आप लोगों के समक्ष रखा, इस पर आप अगर कुछ कहना चाहें संजीव जी तो आप अपने विचार रख सकते हैं, तत्पश्चात मैं संदीप जी आपके पास आऊंगा इस विषय। जी बिल्कुल, नहीं आपने सारा विषय तो स्पष्ट कर ही दिया, और ये एक बड़ा विषय है। वो जो पीछे प्रश्न आया था उसे भी मैं चाहूंगा कि आप स्पष्ट कर दें कि संस्कृत और हिंदी में भेद क्या है और वो भेद कितना भेद है और वो भेद है क्या। मैं ये बार बार समझने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर हम संस्कृत युक्त हिंदी की बात कर रहे हैं तो हिंदी अंतोगत्वा संस्कृत ही हो जानी है या कुछ बचेगा। जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को मैं बार बार समझने का प्रयास कर रहा हूं, और वो डिफरेंस क्या है। वो डिफरेंस कहीं उर्दू ही तो नहीं है, ये इसे थोड़ा सा स्पष्ट कर दें। जी, तो आपका जो प्रश्न है कि हिंदी और संस्कृत में क्या साम्य है या क्या अंतर है दोनों में, तो पहले तो मैं कहूंगा कि साम्य क्या है। तो मैं लेखन की दृष्टि से जाऊंगा कि हिंदी जो लिखी जाती है वह भी देवनागरी में लिखी जाती है, और वर्तमान समय में जो संस्कृत लिखी जा रही है वह भी देवनागरी में ही लिखी जाती है। तो विगत करीब 2 से 2,500 वर्ष का जो है यह समय जो है देवनागरी में ही लिखा गया है। और देवनागरी पहले से भी रही है, ऐसा नहीं है कि अचानक से लाई गई लिपि है, पहले से भी लिपि रही है, लेकिन ब्राह्मी लिपि का जो है अधिक प्रचलन रहा है इसके पूर्व के कालखंडों में। तत्पश्चात खरोष्ठी लिपि आई और उसके बाद जो है प्रचलन में देवनागरी को कहा गया। लेकिन देवनागरी को देवनागरी इसलिए कहा गया क्योंकि यह देवों के द्वारा सृजित जो है लिपि का जो है इसको स्थान प्राप्त है, और चूंकि वह ब्रह्म द्वारा स्थापित लिपि है इसलिए वह ब्राह्मी लिपि कही। तो हिंदी और संस्कृत में यही एक साम्य पहला जो दिखता है वह है लेखन की दृष्टि से दोनों की लिपि एक है। संस्कृत की जो व्याकरण है वह ही हिंदी की व्याकरण के रूप में स्थापित है। तो दूसरा साम्य इन दोनों में या दूसरा संबंध जो प्रगाढ़ संबंध इन दोनों भाषाओं के बीच में है वह इनके लेखन की दृष्टि से इनके व्याकरण में है। तीसरा जो आता है जो जिसे कहते हैं वर्णन की दृष्टि से यानी वचन के माध्यम से जो कहने का है, तो उच्चारण की दृष्टि से जो आता है, तो दोनों ही भाषाएं उच्चारण के उन्हीं नियमों का पालन करती हैं जो संस्कृत जो मतलब हिंदी उन्हीं नियमों का पालन करती है जो संस्कृत के लिए स्थापित है। यहाँ पर भी हम माहेश्वर सूत्र और पाणिनि के अष्टाध्यायी को ही आधार बनाकर उच्चारण स्थानों को स्पष्ट करते हैं हिंदी में, जो कि संस्कृत में है। लेकिन यदि इसका उर्दूकरण हो जाता तो जहां पर 3 हिंदी में सा हैं,
जिसे आपका दंत सा कहते हैं, जिसका उच्चारण होता है सा। दूसरा आता है तालव्य सा, जिसका उच्चारण होता है शा, यानी जिह्वा को तालु से लगाकर और हवा को बाहर की ओर छोड़ने की क्रिया वो शा का उच्चारण उपस्थित करती है। तीसरा आता है मूर्धन्य सा, यानी मूर्धा से उत्पन्न हो, यानी जो ट वर्ग का स्थान है वह मूर्धा कहलाता है, वहां से जो बोलने का सा है वह आता है शा। तो इस प्रकार से 3 सा हैं जो कि हिंदी में भी स्थापित हैं, लेकिन जब यह उर्दू का जो स्वरूप आया तो उसमें उसको क्या कर दिया गया, अधिकतर लोग जो है वह जो है शा का उच्चारण नहीं कर पाते, वो कहते हैं खा बोल के चले जाते हैं। यह एक सामान्य रूप से है कि एक शब्द है षष्ठ या षष्ठी, हल षष्ठी, परंतु सामान्य व्यक्ति क्या कहते हैं, एक शब्द ऐसे ही आता है, षष्ठ को तो नहीं कहते हैं, लेकिन षड्कोण आता है, षड्कोण एक आता है, क्या कहते हैं, खटकोण। सामान्य यह हिंदी में यह बच्चों को अध्यापक भी यह उच्चारण करते हुए चले जाते हैं, उनको भी यह अंतर नहीं पता है। तो जब हमें किसी प्रकार से अंतर नहीं समझ में आता है, भाषा को हम स्थापित नहीं कर पाते, मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की भी आलोचना करता हूँ, क्योंकि वह भी उच्चारण में शा का उच्चारण नहीं कर पाते और वहां पर खा का उच्चारण करते हैं। तो ऐसी विसंगतियां जो है लाई गई वह थी नहीं। हम मानक स्थापित करने वाले लोगों ने तो मानक तैयार कर दिए, लेकिन जिन पर उत्तरदायित्व था उन मानकों को आगे प्रचारित करने का, उन लोगों ने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन ढंग से नहीं किया, जिसके कारण यह विसंगतियों और अंतर के रूप में स्थापित हो गया कि हिंदी और संस्कृत अलग अलग है। हम तात शब्द का प्रयोग करते हैं। तात शब्द जो है वह आपको उत्तर प्रदेश से प्रारंभ होता है और जैसे ही गंगा सागर में प्रविष्ट होती है यानी बंगाल तक जाता है, और प्रसिद्ध भी है कि बंगाल के तांत की साड़ियां। तो तांत कहाँ से शब्द आया? तांत का जो उद्भव शब्द है, जो हमारे यहाँ भी बोला जाता है। हाँ। तो तांत जो शब्द आया है वो शब्द है संस्कृत का तंतु। तंतु का अर्थ है जिसे हम धागा कहते हैं, धागा जो है तत्सम शब्द है उसका तंतु। तो अब वहां पर आए। अब देखिए हम कैसे अंतर लिखते चले जाते हैं। संस्कृत में पंक्ति के लिए शब्द है, पंक्ति भी एक शब्द है, और दूसरा शब्द है आवली। आवली का अर्थ भी होता है पंक्ति। अब यहां पर शब्द हम हिंदी में लिखते हैं दीपावली, लेकिन यह अशुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द है दीपावली, यानी दीपों की पंक्ति। यह ही दीपावली का स्वरूप है, लेकिन हम लिखते हैं दीपावली। तो ऐसे विसंगतियां विभिन्न प्रकार से आती गई, समय के साथ आती गई हैं, लेकिन इन दोनों भाषाओं में जो है स्थापित जो है साम्य है। अंतर जो लोगों को लगता है वह है जो है बातचीत, ये वार्ता के माध्यम से जो हम अभिव्यक्ति करते हैं और जो उसमें विशेषण इत्यादि का प्रयोग करते हैं, जो शब्दों के बीच के को सब शब्दों के मध्य जो तारतम्यता स्थापित करने के लिए जिन उपक्रमों का हम प्रयोग करते हैं, वहां पर लोगों को लगता है कि यह अंतर है। जैसे मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां मैं शब्द का प्रयोग नहीं होता है स्वयं के लिए, वहां स्वयं के लिए शब्द है हम। वहां हमारे मैं अगर अपने आप को कहूं मैं, तो वह उतना उचित नहीं होता है और यह बहुत ही कठोर माना जाता है, जो है अच्छा उच्चारण नहीं माना जाता है। यदि मैं कहूं कि मैं, उसके सामने कहता हूं हम जा रहे हैं, हम यह कार्य कर रहे हैं। सामान्य लोगों के लिए हम का मतलब होता है समूह, लेकिन आप हम देखिए उसका क्या है कि हम संस्कृत का शब्द है अहम, यानी कि मैं जिसे आप कह रहे हैं वह संस्कृत का शब्द है अहम। अहम आवाम वयम, यानी अगर 3 या 3 से अधिक लोग हैं यानी बहुवचन की बात है तो वहां वयम आएगा, ना कि हम आएगा संस्कृत की दृष्टि से। तो मेरे क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है हम, यानी और जो ये बांग्ला भाषा है उसमें क्या प्रयोग किया जाता है आमी। तो उनमें हा का उच्चारण जो है उसका लोप हो जाता है और अहम से बन जाता है आमी। और मराठी, मिश्रा जी मराठी में क्या प्रयुक्त करते हैं मैं के लिए शब्द? मराठी में मी कहते हैं, मला, ऐसे ऐसे शब्द हैं। मी, मी, माझा,
मी, माझा, मला। तो अब आप देखिए कि ऐसा लगता है कि जैसे विभिन्न अक्षरों का, वर्णों का लोप होने के बाद ऐसा गया है। तो हिंदी और संस्कृत में कोई अंतर दिखता ही नहीं है। उद्देश्य स्थापित था कि संस्कृत को प्रचारित प्रसारित करना है। जिन जिन मनीषियों ने यह तय किया था कि वह हिंदी को जो है संस्कृत निष्ठ स्वरूप में, खड़ी बोली के रूप में लेकर आएंगे, वह भी जानते थे कि वह पूर्ण रूप से हिंदी को, संस्कृत को स्थापित तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन वह इस जनमानस से संस्कृत का स्वरूप जाने भी नहीं देंगे और उसे हिंदी के रूप में स्थापित किए रहेंगे। इस उद्देश्य के साथ वो लेकर आए। और मैं जिस क्षेत्र से हूं, जिस जनपद से आता हूं, मेरे घर से 16 किलोमीटर दूर स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म स्थान है। और उन्होंने इस भाषा को स्थापित करने के लिए जो सरस्वती पत्रिका निकाली, उसका आधार ही उन्होंने रखा था संस्कृत निष्ठ हिंदी। और वह इतने कठोर कहे जाते थे कि यदि आपने उनको कोई रचना दी है उनकी पत्रिका में प्रकाशित होने के लिए, तो उसका मूल तक परिवर्तित कर देते थे कि लेखक तो लेखक का नाम होता था, लेकिन लेखक ने जो विचार रखे होते थे वह ही अक्षरशः उसमें नहीं होते थे। व्याकरण के नियमों के प्रति इतना अनुशासित रहे वह कि कम्युनिस्टों ने जब हिंदी को जो है अपने स्वरूप में ढालने का प्रयत्न किया, तो उन्होंने सबसे पहला जो प्रहार किया वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर, जयशंकर प्रसाद पर, जो भी उस छायावाद के जो कवि रहे उन पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी पर, हजारी प्रसाद द्विवेदी पर, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन सब पर अधिक प्रहार किया। लेकिन जिनसे उनका द्वेष सर्वाधिक है वह है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, कि उनका तो नाम ही मिटा देना चाहते हैं उस साहित्य के क्षेत्र से। क्यों? क्योंकि संस्कृत निष्ठ हिंदी का स्वरूप जिसे द्विवेदी युग कहा गया, वह उनकी ही देन रही और उस स्वरूप में उन्होंने उसको विकसित किया। तो यहाँ मैं यही कहूंगा कि संस्कृत जो है वह तभी बची रह सकती है उस उत्तर भारतीय क्षेत्र में जब तक हिंदी संस्कृत निष्ठ स्वरूप में विद्यमान है। जिस दिन से उसका संपूर्ण उर्दूकरण हो जाएगा, उस दिन से यह तय हो जाएगा कि संस्कृत अब इस क्षेत्र में बच नहीं सकती, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और संस्कृत समाप्त हो तो संस्कृति समाप्त होगी, संस्कृति समाप्त होगी तो आप गजवाए हिंद और विभिन्न प्रकार की जो है उत्सवों के लिए अपने आप को तत्पर और उद्यत कर सकते हैं। ऐसा होगा नहीं त्रिपाठी जी, आप जैसे महानुभाव यहाँ पर हैं और वो संस्कृत निष्ठ हिंदी को फलीभूत करने के लिए आगे हैं और आगे आएंगे। और हमें ये चीज मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज सरकारों को भी सोचना होगा कि यदि आप हिंदी कहते हैं तो हिंदी जो है वो अपने मूल रूप में पुस्तकों में विद्वान है या नहीं है। अन्यथा आप उसको जो है वो हिंदी कहकर आप दूषित ना करें। आप उसको ये आपका उत्तरदायित्व है कि जो भी हमारे समाज में ज्ञानी और विद्वान हैं हिंदी के, उनको लेकर के आप उनसे इस चीज की चर्चा करें और कहें कि ये देखिए आप पुस्तक जो हिंदी में है वो पुस्तक हिंदी में है या नहीं। जी संजीव जी, इसी संदर्भ में एक बात मैं और जोड़ूंगा। हम ये भी कह रहे हैं त्रिपाठी जी कि हमारा किसी भी भाषा से कोई द्वेष नहीं है, हमारा उर्दू से कोई द्वेष नहीं है। हम तो ये भी कह रहे हैं कि जब उर्दू की भी बात हो तो उर्दू वाले ये कहें कि हिंदी मुक्त उर्दू। हम तो मिलावट के विरोधी हैं, मिलावट नहीं होना चाहिए। इसमें हमारा किसी भाषा से क्या संघर्ष है। हम तो अपने हिंदी को मूल स्वरूप में, शुद्ध स्वरूप में स्थापित करना चाहते हैं। उसके लिए हमको जिससे लड़ना होगा उससे हम लड़ेंगे। किसी को मिलावट स्वीकार नहीं है, दूध भी किसी को मिलावटी नहीं चाहिए। तो हमें ये लगता है कि उर्दू जो है वो मिलावट का कारण है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि उर्दू को यहां से बाहर किया जाए, हिंदी से बाहर किया जाए। ऐसा उर्दू से हमारा क्या संघर्ष होगा। लेकिन जब हिंदी अपने मूल स्वरूप में स्थापित होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें उर्दू का कोई स्थान नहीं होगा। उर्दू क्या अन्य किसी भी ऐसी भाषा का जो कि विदेशी आक्रमण द्वारा हमारे ऊपर लाद दी जाती है, ऐसी किसी भाषा का स्थान नहीं होगा। चाहे वो उर्दू हो, अंग्रेजी हो, फारसी हो, अरबी हो, चाइनीज हो, जापानीज हो, किसी का भी स्थान नहीं होगा। जी मैं पूर्णतः सहमत हूँ आपसे इस विषय पर। जी त्रिपाठी जी, मैं आपसे सहमत हूँ इस विषय पर। और मैं इसी पर आपके वक्तव्य पर जोड़ना चाहता हूं, जो मैंने कहा कि भाषा का परिष्करण होना चाहिए, भाषा में नवोन्मेष होना चाहिए।
यह निरंतर कहा जाता है कि बहुत सारे शब्द हैं जो जिनका हिंदी में कोई अर्थ विद्यमान नहीं है, वो नहीं है। तो क्या हम यह मान दूसरे को स्वीकार कर लें? यह तो परतंत्रता कहलाएगी, यह तो बौद्धिक परतंत्रता है। और फिर ऐसा अगर निरंतर होता रहेगा कि हम दूसरे को स्वीकार कर रहे हैं उसके उसी स्वरूप में जैसा वह अपनी भाषा और अपनी संस्कृति के क्षेत्र में है, तो इससे संकट किस चीज का आता है कि फिर अपना जो मूल है उस पर प्रहार होने लगता है, और वह वृक्ष कभी नहीं बच सकता जो अपनी ही जड़ों का छोड़कर केवल अपनी पत्तियों का और अपनी शाखाओं का जो है वो विस्तीर्ण करने का कार्य करता। वही स्थिति भाषा के साथ है, और इस भाषा को बचाने के लिए कार्य करने में नवोन्मेष का जो है सर्वाधिक उपयुक्त स्थान होगा। अर्थात हमें उन शब्दों को जो विभिन्न भाषाओं में हैं, जिनका कहा जाता है कि हिंदी में कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है, उनका विकल्प तत्काल उपलब्ध कराना और उसको प्रचलन में लेकर आना। और उसको जब प्रचलन में लेकर आएगा, आज आपको एक समय था पीसीओ लिखा होता था, तो पीसीओ के बाहर एक जो है हिंदी में लिखा होता था दूरभाष केंद्र। तो ये देखिए कि ये 80 और 90 के का जो दशक चला है, वहां तक भी हिंदी व्यवस्थित होकर आई। लेकिन जब 2000 का दशक आया, जब हमने एक नई शताब्दी में, जो उनके हिसाब से एक नई शताब्दी है, जब हमने उसमें अपने आप को प्रविष्ट किया, तो हमने उस भाषा को छोड़ दिया। जैसे हम विभिन्न संस्थानों की बात कहते हैं कि विभिन्न विद्यालय जो हिंदी माध्यम से चलते थे, आज वह आंग्ल माध्यम से चलते हैं। उन्होंने परिवर्तित कर लिया। जो लोग स्वयं हिंदी माध्यम से पढ़कर आए, उन्होंने ही हिंदी को छोड़ दिया और कहने लगे नहीं, आज की आवश्यकता वह अंग्रेजी है, यानी आंग्ल भाषा है, वो बहुत अधिक आवश्यक है। तो मैं प्रायः यह प्रश्न करता हूं कि भारत के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समय अगर अंग्रेजी को अपनाने का था, तो वह स्वतंत्रता प्राप्ति का समय था, सर्वाधिक उपयुक्त। जब आपके विभिन्न विषयों में जो पाठ्यक्रम था, विभिन्न विषयों की जो पुस्तकें थी, वह आंग्ल भाषा में उपलब्ध थी, ना कि किसी अन्य भारतीय भाषा में। हिंदी को तो छोड़िए, किसी भी अन्य भारतीय भाषा में उपलब्ध नहीं थी। भाषा आयोग का गठन करके शिक्षा मंत्रालय ने 5-6 वर्षों के परिश्रम के पश्चात पाठ्यक्रम तैयार किया, जिसको पढ़ना प्रारंभ किया। तो मैं कहता हूं उस समय उपयुक्त था। तब आपने अपनी भाषाओं को लेकर आप आगे बढ़ना चाहते थे, तब आपने उनमें जो है विभिन्न विषयों की पाठ्य पुस्तकें तैयार की और उन्हें उपलब्ध कराया, और तब आप अपनी भाषाओं को अपनाना चाहते थे। आज वही तंत्र कहता है कि नहीं, आज की आवश्यकता अंग्रेजी है। तो मैं यही प्रश्न कहता हूं, लोगों से कहता हूं कि या तो आप तब झूठ बोल रहे थे, या तो अब झूठ बोल रहे हैं। तय आपको करना है कि आप झूठ कब बोल रहे थे, और यह आवश्यक है। इस चिंतन के साथ अगर आप जीवन जीना चाहते हैं तो आपके लिए कष्टकर है। आप चले जाइए, मैं ऑस्ट्रेलिया में था, वहां पर जो चाइनीज लोगों के लिए बाकायदे जगह जगह पर साइन बोर्ड भी चाइनीज में, अंग्रेजी के साथ चाइनीज में लिखे होते हैं। क्यों? क्योंकि वह उनके लिए एक बड़े जो है विपणन केंद्र का कार्य कर रहा है। वहां से लोग आते हैं, वहां सीखते हैं, समझते हैं, अपनी विषयों को वो कर रहे हैं, उनके यहाँ पे अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचा रहे हैं। तो उन्होंने उनकी भाषा को भी स्थान दे रखा है अभिव्यक्ति के लिए। आप जैन लोगों का देखिए, आपको भारत के विभिन्न प्रांतों में जो है जैन भोजनालय और या विशुद्ध भोजनालय, इस तरह की चीजें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। बड़ी कम संख्या में है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को व्यवस्थित कर रखा है। तो जैसी आवश्यकता होती है वैसे ही व्यक्ति सृजन करता है, और जैसी आवश्यकता को निर्धारित करने वाले लोगों का ही चिंतन अगर प्रगाढ़ है, तभी किसी भाषा को या किसी विषय को स्थापित या उसको परिष्कृत और संवर्धित किया जा सकता है। इसीलिए भाषा को अगर स्थापित करना है तो विभिन्न लोक कलाओं को, विभिन्न प्रकार के साहित्य को, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक उत्सवों को इससे जोड़ना होगा और शिक्षा के अंतर्गत लेना होगा, और इस हीन भावना को त्यागना होगा कि मैं हिंदी बोलता हूं इसलिए वह जो है मैं किसी से कम हूं, और मैं उर्दू नहीं बोलता हूं। उर्दू बोलता है तो वह व्यक्ति बहुत ही मीठा मीठा कहा जाता है, हिंदी जो बोलता है उसको कहते हैं खड़ी बोली, ऐसा लगता है किसी को मार रहा है। तो ऐसी ऐसी चीजें बच्चों को जब पढ़ा दी जाएंगी तो फिर क्या होगा कि उनका जो है मानस जो है उसको आप जीवन के उसके अंतिम काल तक भी परिवर्तित कर पाने में सक्षम नहीं होंगे। तो जो चीजें शैशव काल में प्रयुक्त हो सकती हैं, स्थापित की जा सकती हैं, उसके लिए हम युवावस्था तक क्यों प्रतीक्षा करें, क्यों उसके लिए उस समय के आने का जो है जाप करते हुए उस चकोर पक्षी की तरह चोंच फैलाए हुए ऊपर बैठे रहें कि अभी जो है वह स्वाति नक्षत्र की बूंद मेरे
जिह्वा तक आएगी। तो ये नहीं होना चाहिए, हमें इन चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल त्रिपाठी जी, आपने सही बात कही है। और इस पर जो योगदान है वो आप जैसे ही विद्वान लोगों का आगे बढ़ कर के आना जो है वो बहुत जरूरी है। हमें ये समझना होगा कि हम वो समय चला गया जब मिश्रित करके भाषाओं को जो है वो बोलने की जरूरत थी, चाहे वो ब्रज भाषा और अरबी या फारसी को ले लीजिए, या वो समय जब हम इंग्लिश और हिंदी को मिक्स करके बोलने की कोशिश करते थे, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तब। लेकिन आज आज जो है वो आपकी भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी जिसे आप कह रहे हैं, यह मतलब है जो उसको बढ़ावा देना और उस पर जो है वो चीजों को लेकर के आना बहुत जरूरी है। ये कह देना कि आंग्ला भाषा आज की जरूरत है, ये बिल्कुल गलत है। ये जरूरत हम समझते हैं, जरूरत हर एक भाषा की जरूरत होती है। जब भी आप किसी भी जगह पे जाते हैं या किसी अन्य लोगों से मिलते हैं तो हमें हर भाषा की जरूरत होती है। आप देख लीजिए, मैं यदि यहाँ पर महाराष्ट्र में हूँ, आप भी महाराष्ट्र में हैं, आपको शायद उतना अवसर नहीं मिला होगा, मुझे गांव में जाने का अवसर मिला है, तो हमें समझ में आता है कि मुझे यदि मराठी नहीं आती है तो मैं इनसे बात नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे मराठी सीखनी पड़ेगी। ऐसे ही यदि आप आंध्रा जाते हैं, आपके गांव चले जाएं जहां पर भैंसवारी बोली जाती है, यदि वहां पर आप इंग्लिश का उपयोग करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। इवन आप खड़ी हिंदी बोलेंगे तो शायद नहीं समझ में आए कुछ लोगों को, तो वहां पर आपको भैंसवारी बोलनी पड़ेगी। तो जो जहां भाषा है उसकी जरूरत है वो ठीक है, उतने तक सीमित है, वो उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन इसको पूरे भारतवर्ष के जनमानस पर एक प्रकार से थोप देना कि सारे के सारे जो है वो जाकर के अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में काम करने वाले हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये जो है वो बिल्कुल गलत है। हमें हमारे कामकाज, हमारा राजकीय काम है, हमारी काम है, जो हमारे लेन देन के काम है, चाहे हमारा संचार का जो माध्यम है, वो चीजें हमें हमारी भाषा में करना पड़ेगा और हमें करना चाहिए। टेक्नोलॉजी, साइंस और भाषा ये अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी जो आ रही है उसको आप अपनी अपनी भाषाओं में कर सकते हैं, उसको आप पढ़िए, या आप चाहें तो मिस करके पढ़ लीजिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब व्यवहारिक बातें होती हैं या जब हम लेखन की बात करते हैं, वहां पर हमें जो है वो हमारी भाषाओं को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम जो है वो गुड नाइट और गुड मॉर्निंग ही बोलते रह जाएंगे, बाकी हम कुछ नहीं सीख पाएंगे फिर कि सुप्रभात का मतलब क्या होता है। संजीव जी, तो ये जो मैंने अपनी पूरी बात रखी थी, जिसको आगे बढ़ाने का कार्य संदीप जी ने भी किया, कि नीतिगत कहते हैं विचार व्यवहार की भाषा कैसे बने हिंदी, उसके संदर्भ में आपके क्या विचार हैं, उनको आप प्रस्तुत कीजिए। जी त्रिपाठी जी, इसमें मैं, जैसा कि अभी संदीप जी ने कहा कि जब हम भारत के गांव में मतलब प्रवास करते हैं, तो मैं ये समझ पाता हूं कि हमारे दिमाग में जो ये बात डाली है उत्तर और दक्षिण के मध्य भेद है, और हिंदी वो भाषा नहीं है जो पूरे भारत को जोड़ पाती। एक बहुत बड़ा नैरेटिव ये गढ़ा गया काफी वर्षों कि हिंदी वो भाषा नहीं है जो पूरे भारत को जोड़ सकती है। आज मैं ये कह रहा हूं आप लोगों के समक्ष कि संस्कृत निष्ठ हिंदी पूरे भारत को जोड़ सकती है। नहीं जोड़ने का काम उर्दू युक्त हिंदी करती। उर्दू युक्त हिंदी के माध्यम से आप कभी भी पूरे भारत को नहीं जोड़ पाएंगे, चाहे वो तमिल के गांव हो, बंगाल के गांव हो, महाराष्ट्र के गांव हो, गुजरात के गांव हो, पंजाब के गांव हो, हरियाणा के गांव हो, बिहार के गांव। संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग होगा, संपूर्ण भारत भाषा के आधार पर एक सूत्र में बंध जाएगा। नहीं, जैसे ही हिंदी में उर्दू का प्रवेश होगा तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम का संघर्ष अपने आप ही उत्पन्न होगा। एक पक्ष। दूसरा पक्ष मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि जो भारत सरकार का वर्तमान केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय है, जिसके ऊपर भाषाओं का नैतिक दायित्व है कि भाषाएं सुदृढ़ हो, उनको कम से कम ये करना चाहिए, ज्यादा नहीं तो, कि हिंदी के नाम पे उर्दू ना परोसा जाए। उर्दू के नाम पे उर्दू परोसा जाएगा, ये हमें स्वीकार्य होगा, इतना हम सह लेंगे। लेकिन ये कह के कि ये हिंदी है और उर्दू परोस दिया जाएगा, आप उसको
सर्टिफाइड नंबर भी दे देते हैं, पुस्तकें जो आती हैं उनको ISBN फलाना ठिकाना 10 तरह की चीजें मिलती हैं। तो हम बस इसका विरोध करेंगे कि हिंदी के नाम पे उर्दू या अंग्रेजी या किसी अन्य आक्रमणकारी भाषा को ना परोसा जाए। जी, बाकी इन्हीं सारे विषयों के साथ जी, तो हम अपने चर्चा के अंतिम सोपान की ओर बढ़ रहे हैं कि हमने विभिन्न प्रश्नों को लिया कि हिंदी का प्रारंभ क्या कैसे हुआ, क्या कारण थे हिंदी को प्रारंभ करने के। फिर आया कि हिंदी और की भाषा की अभिव्यक्ति का माध्यम क्या होना चाहिए, भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है तो क्यों है, किन शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, किस प्रकार से की भाषा होनी चाहिए, किस क्षेत्र में कैसी भाषा होनी चाहिए। हिंदी और उसके अंतर्गत आने वाली विभिन्न भाषाओं का जो संगम है, जिन्हें हम बोलियां कहते हैं सामान्य प्रचलन में तद्भव रूप में, तो उनका स्वरूप क्या है, क्यों है और उनका स्थापित होना हिंदी के अपने अस्तित्व को बचाए और बनाए रखने के लिए और उसके संवर्धन के लिए कितना आवश्यक है। ये हमने इसको लेते हुए हिंदी और उर्दू का जो अंतर है, वो जो बहनों का भेद है, वह हमने उसे आज खोलकर आपके समक्ष रखा। उसके पश्चात हिंदी का संस्कृत निष्ठ जो स्वरूप है, साम्य क्या है संस्कृत और हिंदी में, क्यों दोनों एक दूसरे, क्यों कहा जाता है कि संस्कृत मातृभाषा है और उससे निकली हुई विभिन्न प्रकार की भाषाएं भारत के जो है विभिन्न क्षेत्रों में गई हैं। तो वो कहते थे कि जो जम्बू द्वीप है, उस जम्बू द्वीप में जो एक विशालकाय जम्बू वृक्ष होता था, उस रूप में मैं संस्कृत को देखता हूं कि वह विशालकाय जम्बू वृक्ष के रूप में संस्कृत स्थापित है और उससे जो भी फल गिर रहे हैं, उनके रस से जो भी धाराएं बन रही हैं, वह विभिन्न भारतीय भाषाएं हैं जो पुष्पित और पल्लवित होकर विभिन्न क्षेत्रों को अपने स्निग्ध छाया से अभिसिंचित कर रही हैं। तो इन भाषाओं का संवर्धन संरक्षण आवश्यक है। क्योंकि आज का हमारा विषय हिंदी था, तो हमने हिंदी का संस्कृत निष्ठ स्वरूप होना क्यों आवश्यक है और शासन तंत्र द्वारा क्यों एक प्रकार का एक उपेक्षा का सामना इस भाषा को करना पड़ रहा है, उस पर चर्चा करते हुए अंत में ये कि व्यवहार की भाषा बनाने के लिए किस रूप में इसमें आगे बढ़ते हैं। तो हम अगली जब अपनी चर्चा प्रारंभ करेंगे तो इस पर आएंगे कि व्यवहार में कैसे इस भाषा को लेकर आया जाए प्रमुखता से, और वह शब्द क्या क्या हैं जिनका विकल्प लोगों को सामान्य विचार अभिव्यक्ति के समय नहीं मिलता है, जिसके लिए उन्हें उर्दू या आंग्ल भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। उनको लाते हुए इस चर्चा के दूसरे अध्याय को हम पूर्ण करेंगे और तीसरे अध्याय में आएंगे जो भविष्य किस रूप में इस भाषा का होना चाहिए भारत के लिए, इंडिया के लिए। हम इस भाषा को नहीं चाहते हैं, हम इस भाषा को भारत के लिए चाहते हैं, जिससे हमारी आत्माएं जुड़ी हुई हैं, जिससे हमारे भाव जुड़े हुए हैं, जिससे हमारे विचारों की अभिव्यक्ति का प्रथम सोपान प्रारंभ होता है। उस भारत के लिए इस हिंदी का स्वरूप संस्कृत निष्ठ होना कितना आवश्यक है, क्यों है और आगे उसका भविष्य कैसा रहेगा, इस पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। मैं IIT B फॉर भारत की ओर से इस चर्चा को यहीं विराम देता हूँ। आशा करता हूं कि जो भी लोग इस चर्चा को सुनेंगे, समझेंगे, उनको इस चर्चा का यह मर्म निश्चित रूप से समझ में आएगा कि संस्कृत निष्ठ हिंदी भारत के लिए कितनी आवश्यक है और उसका उर्दू मुक्त होना उससे भी कहीं अधिक आवश्यक क्यों है, और जो आंग्ल संरक्षण मिला हुआ है उर्दू को, वो उसका जो है भ्रम वो कैसे तोड़ा जा सकता है, कैसे तोड़ा जाना चाहिए, उस पर आप हमारे विचारों से निश्चित रूप से जो है लाभान्वित होंगे। इस आशा के साथ मैं इस चर्चा को यही समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी वक्ताओं का इस चर्चा में रहे। श्री संजीव जी आपका भी, श्री संदीप जी आपका भी, और चूंकि जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करता है वह स्वयं को धन्यवाद ज्ञापित नहीं कर सकता, यह नियम है, तो मैं अंतर मन से स्वयं को भी धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस चर्चा को यही विराम देता हूँ। जय श्री राम। धन्यवाद त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा को रखने के लिए।